Hey everyone and welcome to my channel PhysioSaurus. In this today's video I'm going to talk about how to write physiotherapy management of any case. Okay? तो ये वीडियो उनके लिए है जिनका भी नया नया पोस्टिंग लगा है या फिर आप ऑलरेडी क्लिनिकल में काम कर रहे हैं. ठीक है, तो अगर आप एक न्यूअर हैं, अभी आपका नया नया क्लिनिकल पोस्टिंग लगा है, या फिर अगर आप अभी अभी नए नए आप कहीं पे अभी आप काम करना सीखे हैं, तो ये वीडियो को आप जरूर देखिएगा. ठीक है, और साथ ही साथ अगर आपका एग्जाम्स आने वाला है, यानी कि अगर आप स्टूडेंट हैं और आपके अभी एग्जाम्स और भी बाकी हैं, तो भी आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं दो चीजों के बारे में स्पेसिफिकली बात करने वाला हूं, एक थ्योरेटिकल पार्ट और दूसरा क्लिनिकल पार्ट. ठीक है, तो चलो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहूंगा कि आखिर प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे प्रॉब्लम आता कहाँ है. तो मैंने पॉइंट वाइज बहुत सारी चीजों को लिख करके रखा ताकि मैं भूल ना जाऊं कोई एक पॉइंट, तो मैं एक एक करके सारे पॉइंट्स को मैं डिस्कस करता चला जाता हूं. तो पहली बात तो ये थी कि लाइक व्हाट्स द प्रॉब्लम. दूसरी चीज ये कि चलो अब एक एक करके थ्योरी के बारे में बात कर लेते हैं. ठीक है, तो देखो थ्योरी के बारे में बात करने के लिए, यानी कि आप एग्जाम में फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट को किस तरह से लिख सकते हैं, उसको बात करने से पहले पहली चीज तो ये कीजिए आप कि केस को पहले आप कैटेगराइज कीजिए, आइडेंटिफाई कीजिए और कैटेगराइज कीजिए. मतलब क्या हुआ, जैसे कि मान लीजिए मैंने आपको एक कॉमन सा केस दे दिया अस्थमा, तो आपको पता होना चाहिए कि ये कार्डियो का केस है, राइट. यानी कि अगर आपको मान लीजिए अगर मैं बोल दूं कि स्ट्रोक, तो आपको पता होना चाहिए न्यूरो का केस है. क्यों मैं ये करने के लिए बोल रहा हूं, क्योंकि हर एक कैटेगरीज का फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट अलग 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 होता है. ठीक है, विच इज अ फैक्ट. ठीक है, आप सबको एक खिचड़ी बना करके नहीं कर सकते. कार्डियो का जो मैनेजमेंट चलेगा वो अलग तरीके से चलेगा, जो ऑर्थो का जो मैनेजमेंट होगा वो अलग तरीके से चलेगा, न्यूरो का जो मैनेजमेंट होगा वो अलग तरीके से चलेगा. ऐसा बुक में दिया हुआ है. क्लिनिकल पार्ट में डिफर ये हो जाता है ना कि बुक में क्या है, एक केस का एक तरह का मैनेजमेंट दे दिया है, लेकिन जब आप क्लिनिकली पेशेंट देखेंगे तो हर एक पेशेंट पे सेम केस का जो मैनेजमेंट प्रोटोकॉल होगा वो अलग अलग होगा, क्योंकि असेसमेंट अलग अलग होता है. ठीक है, तो चलो ये हो गया. दूसरा, कैटेगराइज आपने कर लिया, केस को आइडेंटिफाई कर लिया. ठीक है, एक एग्जांपल मैं लेकर के चल रहा हूं, मान लेते हैं स्ट्रोक, तो आपने कैटेगरी कर लिया उसका कि न्यूरो का केस है. ठीक है, हमने जान लिया. दूसरा, अब क्या है, एक बेसिक सा एक सिनॉप्सिस होता है जो सभी लोगों को पता है. जैसे कि आपका कोई भी अगर आप केस लिखते हैं एग्जाम में, तो आप इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे, कॉजेस पे जाएंगे, फिर क्लिनिकल फीचर्स पे जाएंगे, उसके बाद फिर रिस्क, कॉम्प्लिकेशन. ठीक है, और फिर आप डायग्नोसिस पे जाएंगे. आप वहाँ पे आप डिफरेंशियल डायग्नोसिस वगैरह भी लिखते हैं, विच इज़ अगेन डिफर फ्रॉम केस टू केस. अगर आप स्पोर्ट्स का है, चाहे वो आपका कार्डियोपल्मोनरी कंडीशन हो गया, तो वो केस टू केस डिफर करता है. इसके अलावा कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि डिजीज स्पेसिफिक होते हैं, जैसे कि टाइप्स हो गया. ठीक है, और फिर इन दी एंड हम लोग बात करते हैं मैनेजमेंट के बारे में. तो अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट के बारे में, तो इसमें तीन चीजें आती हैं. अब आप बोलोगे तीन क्या है इसमें. पहला है आपका असेसमेंट, दूसरा है आपका गोल, और तीसरा है आपका फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट या फिर ट्रीटमेंट, विच इंक्लूड्स योर रिहैब प्रोटोकॉल. यानी कि क्या क्या करवाना है, एक एक करके बात करते हैं. ठीक है, तो आपने सारा पॉइंट लिख लिया, अब आप मैनेजमेंट में आ गए. अब अभी तक क्या है ना कि मुझे बहुत सारे ऐसे डीएम आ चुके हैं अभी तक, बिलीव मी और नॉट. बहुत सारे ऐसे जूनियर्स के मेरे पास डीएम आ चुके हैं जो कि कहते हैं कि सर फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट तक तो पहुंच जाता हूं, और उसके बाद फिर मेरे दिमाग से आउट हो जाता है कि लिखना क्या है, या 2-3 मैनेजमेंट लिख देता हूं, फिर मैं भूल जाता हूं कि क्या करना है. ठीक है, तो मैं जो करता हूं वो मैं आपसे आज शेयर करने वाला हूं. ठीक है, तो अब क्या है, थ्योरेटिकल पार्ट में असेसमेंट फॉर्मेट फिक्स है. फॉर्मेट तो हमेशा ही फिक्स होता है, थ्योरेटिकल हो चाहे वो क्लिनिकल हो. डाटा वेरिएबल होता है. ठीक है, तो असेसमेंट का फॉर्मेट तो फिक्स है. अब थ्योरी में अगर आप जहां लिख रहे हैं तो वहां पे पेशेंट आपके पास है नहीं, वहां कोई बातचीत आप कर नहीं रहे, तो आप फॉर्मेट लिखते हैं एग्जाम में कि दिस इज द फॉर्मेट. ठीक है, इस तरह से आप असेस करेंगे, दिस इज द फॉर्मेट, और वहां पे आपका असेसमेंट फॉर्मेट खत्म हो जाता है. अगेन अब आप जंप करेंगे गोल या फिर एम में. तो अब अगेन यहाँ पे पेशेंट तो है नहीं जिससे कि आप बात कर सकें, तो आप क्या है, एम अब आप कहां से लाएं. तो एम आपका बन जाता है वो आपका जो सिम्टम्स जो आपने लिखा था, साथ ही साथ जो आपने कॉजेज लिखा था, ठीक है, उसको ही ठीक करना अब आपका एम बन गया है. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल स्ट्रोक का अगर हम लोग लें, तो स्ट्रोक में एक बहुत बड़ा एक चीफ कंप्लेन आता है, एक सिम्टम आता है, पर्सन इज नॉट एबल टू स्पीक बिकॉज ऑफ द ब्रोकाज एरिया डैमेज. ठीक है, तो अब ये तो हो गया आपका सिम्टम, पेशेंट इज नॉट एबल टू स्पीक, राइट. तो अब आपका एम हो जाएगा कि उसको ठीक करना है, और उसका फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट ये हो जाएगा स्पीच थेरेपी. ठीक है, तो अगर आप इस तरह से अगर आप आगे बढ़ते हैं, यानी कि आपने सिम्टम लिख लिया और सिम्टम को ही ठीक करना आपका एम बन गया, और एम के अकॉर्डिंग आपका ट्रीटमेंट या मैनेजमेंट हो गया.
अगर मैं एक और एग्जांपल के बारे में अगर मैं बात करूं तो एक और एग्जांपल अब जैसे कि मान लेते हैं एडीएल इश्यूज, राइट, कि पेशेंट जो अपना एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग है उसको नहीं कर पा रहा है, ओके। तो उसमें क्या अब आपका एम होगा, उसको ठीक करना है, यानी कि पेशेंट वापस से अपना डेली लाइफ का जो काम है वो कर सके। तो उसमें आपका क्या मैनेजमेंट चलेगा, तो उसमें आपका ऑक्यूपेशनल थेरेपी आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपके जितने भी सिम्टम्स हैं उसके अकॉर्डिंग आप अपना एम लिखिए और एम के अकॉर्डिंग आप अपना ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल या फिर मैनेजमेंट प्रोटोकॉल आप अपना डेवलप कीजिए। तो आपका ये अगर अप्रोच होगा तो मुझे तो काफी हेल्प किया था, बाकी आप अपना देख लो, मैंने आपके साथ शेयर तो कर दिया, ठीक है। अब रहा बात की याद करने वाली चीजें, तो याद तो करना ही पड़ेगा बॉस, देयर इज नो अदर ऑप्शन, ठीक है। सिम्टम आपको याद करना पड़ेगा, आपको कॉज याद करना पड़ेगा, आपको फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट याद करना पड़ेगा। लेकिन मैं जब इस तरह से चलता हूं ना, मतलब ये जो मैं आपको अभी बताया कि एम और उसके बाद फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट, इस तरह से लिखने पे मुझे एक बड़ा एडवांटेज ये मिला कि कई बार क्या होता है फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट याद तो है पर भूल गए, तो सिम्टम के अकॉर्डिंग फिर मुझे याद आ जाता है कि अच्छा ये भी तो एक फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट यहाँ पे चलेगा, ठीक है। अब इसके अलावा कुछ चीजें एक्सेप्शन भी है, ठीक है। अब आप बोलोगे एक्सेप्शन क्या है, तो एक्सेप्शन ये है अब उसको रटना ही पड़ेगा, देयर इज नो अदर वे। जैसे कि बायोफीडबैक रटना ही पड़ेगा, ठीक है। तो कुछ अलग अलग, अब जैसे कि न्यूरो का एक स्पेशल टेक्निक है आपका रूट्स अप्रोच, जो कि सेरेब्रल पाल्सी में हम लोग एक रूट्स अप्रोच होता है और वो हम लोग अपनाते हैं, प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं रूट्स अप्रोच का। तो वो एक अलग एक स्पेशल एक केस हो गया। तो कुछ चीजें तो आपको याद करनी ही पड़ेंगी, देयर इज नो अदर वे, ठीक है। बाकी एक जनरल जो है मैं इसी तरह से अपना अप्रोच रखता हूं एग्जामिनेशंस में, ठीक है। तो पहला लर्न टू कैटेगराइज, आइडेंटिफाई द केस एंड लर्न टू कैटेगराइज थिंग्स। दूसरा लर्न द सिम्टम एंड कॉज। तीसरा लर्न द जनरल पीटीएस मैनेजमेंट, यानी कि जो जनरली हम लोग प्रेफर करते हैं। किस्नर के बुक में आपको सारी चीजें मिल जाएंगी, ऑल्दो आपको सारे केसेस का नहीं मिलेगा, एक जनरल ही आपको उसमें मिलेगा। कार्डियो के लिए आपको कार्डियो स्पेसिफिक बुक पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। ऑर्थो के लिए आपको ऑर्थो स्पेसिफिक बुक पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। लेकिन आपको एक जनरल आइडिया आपको किस्नर बुक से मिल जाएगा। तो आप आइडेंटिफाई करो केस को, सिम्टम को याद करो, कॉज को याद करो, जनरल फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट को याद करो कि अगर आपका मूवमेंट रेस्ट्रिक्ट है तो उसमें क्या करवाते हैं, ठीक है। और अगर आपका मसल अगर आपका वहां पे टाइट है तो वहां पे आप क्या करवाएंगे, ठीक है। हॉट पैक और कोल्ड पैक का यूज हम लोग कब करेंगे, तो ये सारी चीजों का आप ध्यान रखो। साथ ही साथ मोडालिटीज का बारे में भी यही चीज सीन है उसका भी। मोडालिटीज को पहले तो आप कैटेगराइज कर लो कि ये मोडालिटीज हैं, इसका यूज होता है, और उसका आप इंडिकेशन देख लो और वहां पे आप लिख लो, ठीक है। तो चलो ये तो हो गया। अब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए ना, तो एक चीजों का आपको बड़ा बेनिफिट है, ठीक है। क्या बेनिफिट है, तो एग्जाम में आपको इंडिकेशन को और कॉन्ट्रा इंडिकेशन से मतलब नहीं है, ठीक है। एग्जाम में आपको इंडिकेशन से मतलब है, सॉरी, कॉन्ट्रा इंडिकेशन से मतलब नहीं है। क्या चीजें कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है वो उससे आप एग्जाम में अगर आप नहीं भी लिखते हैं तो आपका चलेगा, बट आपको पता होना चाहिए, ठीक है। देयर इज अ डिफरेंस, आपको पता होना चाहिए, बट एग्जाम में अगर वो आप नहीं भी लिखे तो चलेगा, इट्स ओके। आपने फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट उन सारे का लिख दिया, देयर इज अ सफिशिएंट नॉलेज और सफिशिएंट आपने वहां पे लिखा है, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज मिलता है। लेकिन इन रियल लाइफ सिनारियो उल्टा हो जाता है। उल्टा इसलिए हो जाता है कि आपको इंडिकेशन से ज्यादा कॉन्ट्रा इंडिकेशन पता होना चाहिए, ताकि केसेस जो है वो फर्दर कॉम्प्लिकेट ना हो सके। मान लीजिए यूएस आपको पता है कि इस केस में देना है, ठीक है, तो वो तो इंपॉर्टेंस अपना एक जगह पर रखता है, बट उससे भी इंपॉर्टेंट ये है कि यूएस कब नहीं देना है। क्योंकि आप इन रियल लाइफ जब आप यूएस लगाओगे और अगर कुछ कॉम्प्लिकेट हो गया तो मामला बिगड़ सकता है, राइट। बट एग्जाम में ऐसा नहीं है, तो एक थोड़ा सा रिलीफ तो आपको मिलता है। तो दूसरी बात तो ये हो गई। चलो, तो मेहनत तो करना पड़ेगा, देयर इज नो अदर वे। थ्योरेटिकल पोर्शन यहाँ पे खत्म होता है। इसके अलावा अगर आपको और भी कुछ डाउट आ रहे हैं तो आप पूछ सकते हैं। चलो अब जंप करते हैं हम लोग क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू पे, ठीक है। तो क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू पे अभी हमने जस्ट एक बात किया कि क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल ही डिफरेंट होता है आपका जो थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से है। क्या डिफरेंट होता है तो वो समझो, और क्यों डिफरेंट होता है वो भी समझ लो अब आप। तो क्या डिफरेंस है? डिफरेंस ये है कि असेसमेंट इज अ सब्जेक्टिव थिंग, और क्लिनिकल वाले पार्ट में सारी चीजें असेसमेंट पे डिपेंड करता है। वहां पे आपने जो किताब में सिम्टम पढ़ा है वो कोई काम नहीं आता। पेशेंट से आप बात कीजिए, पेशेंट को क्या प्रॉब्लम हो रहा है वो काम आता है, पहली बात तो ये। और वो ही आपका डिसाइड करेगा कि शॉर्ट टर्म गोल क्या है और लॉन्ग टर्म गोल क्या है। सो क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट से ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका असेसमेंट, ठीक है। बिकॉज असेसमेंट विल गिव द आंसर ऑफ ऑल द क्वेश्चंस दैट यू आर हैविंग, राइट। तो असेसमेंट, प्रॉपर असेसमेंट इज वेरी वेरी नेसेसरी फॉर अ क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू। दूसरी चीज है, असेसमेंट के बाद
आपका जो शॉर्ट टर्म गोल है और लॉन्ग टर्म गोल है जो कि आपको पेशेंट बताएगा और आपको उसके अकॉर्डिंग काम करना है, राइट। तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट है फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट लिखने से पहले। असेसमेंट में ही एक पार्ट आता है, उसका एक फॉर्मेट है आपका सिम्टोमैटिक हिस्ट्री, राइट। तो आप हिस्ट्री लेते हैं पेशेंट से कि आपको क्या प्रॉब्लम है, कब से प्रॉब्लम है, वो सारी चीजें आपको वहां पे अगर आप बुक का भूल भी गए ना 5 सिम्टम तो कोई इशू नहीं है, बट जो पेशेंट कह रहा है वो सुनना, वो समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो आगे बढ़ते हैं। तीसरी बात, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड क्या क्या चीजें हैं, जैसे कि स्ट्रेचिंग आपको पता है कि इस जगह पे देना है, या अगर ये प्रॉब्लम हो तो स्ट्रेचिंग देना है, लेकिन कब नहीं देना है ये पता होना चाहिए, विच इज मोर इंपॉर्टेंट इन रियल लाइफ। कॉन्ट्रा इंडिकेशन इज मोर इंपॉर्टेंट देन इंडिकेशन, क्योंकि आप भले आप ठीक वो धीरे धीरे हो, लेकिन कम से कम आप उसको कॉम्प्लिकेट तो मत करो, ठीक है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एक बात हो गया। चौथी बात तो ये कि अपना माइंड का इस्तेमाल करो, ठीक है। एग्जाम में क्या है, आप रटा हुआ चीज आप भर देते हो, आप लिख देते हो। इन रियल लाइफ सिनारियो यू हैव टू यूज योर ओन माइंड, देयर इज नो अल्टरनेटिव ऑप्शन, ठीक है। आप वहां पे एक दो चीज कम करो चलेगा, लेकिन जो करो एक सही वे में करो, एक सही ऑर्डर में करो, एक सही तरीके से करो तो ज्यादा वो सही है, ठीक है। अब यहाँ पे एक और चीज आता है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में क्या हो रहा है ना, बुक में तो लिखा हुआ है स्टैंडर्ड एक प्रोटोकॉल है, जैसे कि मान लीजिए टाइमिंग 30 सेकेंड है, या फिर ड्यूरेशन टाइम या ड्यूरेशन 30 सेकेंड है, फ्रीक्वेंसी 3 बार हो गया, इस तरह से करके आपका बुक में लिखा हुआ है, जो कि एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है। बट क्या हो रहा है इन रियल लाइफ सिनारियो व्हेन यू विल गो फॉर क्लिनिकल, तो ये चीजें डिफर करती हैं। कई बार 3 की जगह पे 5 होगा और कई बार 3 की जगह पे 1 होगा, विच अगेन डिपेंड ऑन पर्सन टू पर्सन, ठीक है, बिकॉज ह्यूमन बॉडी इज ऑलरेडी वेरी कॉम्प्लेक्स, ठीक है। हो सकता है मुझे अगर स्ट्रोक हुआ हो और अगर आप चेकअप कर रहे हो तो असेसमेंट में आप कुछ अलग पाओगे, और मेरे अलावा कोई दूसरा पेशेंट आया और उसको भी स्ट्रोक हुआ हो और वो भी सेम मेरे ही एज का हो, तो उसमें आप कुछ अलग सिम्टम पाओगे, ठीक है। हो सकता है 1-2 मेरे से ज्यादा पाओगे, या फिर हो सकता है मेरे से 1-2 कम पाओगे, देयर इज अ प्रोबेबिलिटी, ठीक है, ये है। तो फ्रीक्वेंसी, ड्यूरेशन, इंटेंसिटी विच अगेन मैटर्स अ लॉट इन रियल लाइफ सिनारियो, ठीक है, और वो भी आपको अपना दिमाग से काम में लाना है, और एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल आपको याद रहेगा, तभी आप इन सारी चीजों को आप कर पाओगे। तो इसलिए बुक पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑलराइट। चलो, तो ये था आपका बेसिकली क्लिनिकल और थ्योरेटिकल पार्ट कि किस तरह से मैनेजमेंट लिखें। थ्योरेटिकल पार्ट के बारे में मैंने आपको बता दिया कि मैं इस तरह से मैनेजमेंट लिखता हूं, ये मेरा अप्रोच रहता है, चाहे वो केस छोटा हो चाहे वो केस बड़ा हो। क्लिनिकल पार्ट में ज्यादा से ज्यादा मैं कोशिश करता हूं असेसमेंट में थोड़ा खास फोकस करूं, ठीक है, वहां से जितना डाटा हो सकता है और उसको जो मैं पढ़ता हूं उससे थोड़ा सा रिलेट करने की कोशिश करता हूं, साथ ही साथ खुद अपना दिमाग लगाता हूं। तो अगर आप ये सारी चीजें अगर आप करते हैं तो मेरे ख्याल से आसान होगा, बाकी आपकी इच्छा। तो लास्ट में बस एक छोटा सा बात करना चाहूंगा कि रीड बुक्स, ओके, रीड बुक्स बिकॉज दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। क्लिनिकल पार्ट भी आपका अधूरा है अगर आप सही से नहीं पढ़ते हो तो, क्योंकि आपको जनरल आइडिया तो वहीं से मिलता है, ठीक है। सो रीड बुक्स बट डोंट फॉरगेट टू यूज योर माइंड बिकॉज दैट इज मोर इंपॉर्टेंट, राइट। So this is it. This is all about how to write case of any, how to write physiotherapy management of any case. Okay. So have a great day. Bye bye.